सभी को नमस्कार। श्रीमती गुमानबाई पन्नालाल भंसाली राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली से मैं जितेश कुमार जांगीर सहायक आचार्य चित्रकला सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष की चित्रकला विषय की इकाई तृतीय के अंतर्गत विभिन्न भारतीय चित्रकारों का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में हमने एक प्रमुख भारतीय महिला चित्रकार अमृता शेरगिल का अध्ययन किया, जिसमें हमने अमृता शेरगिल एवं उनके जन्म एवं शिक्षा, उनकी कला प्रतिभा का हमने अध्ययन किया। भारत में आने के बाद और पेरिस में जाने के बाद उनकी जो कला है, उनका जो कलापूर्ण जीवन है, उसका भी हमने अध्ययन किया। हमने अमृता शेरगिल को प्राप्त पुरस्कार व सम्मान का भी अध्ययन किया। इसके पश्चात भारत में वो फिर से आए और उनका जो कलापूर्ण जीवन उनका जो चला, उसका भी हमने अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे अमृता शेरगिल की कला पूर्व एवं पश्चिम का समन्वय है। अब ये किस प्रकार से इनकी कला पूर्व और पश्चिम का समन्वय कहलाती है, क्योंकि पूर्व का अर्थ है भारत, जो भारत की जो कला है, भारतीय कला। पश्चिम का अर्थ है जो पश्चिमी कला, जिसके अंदर यूरोपीय कंट्रीज जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी या फिर वहाँ की जो कला है, इन दोनों का जो समन्वय है इनकी कला में व्याप्त है। किस प्रकार से? अमृता की कला में पूर्व व पश्चिम का समन्वय रहा है और उन्होंने यूरोप की आधुनिक आकृतिमूलक पद्धति को भारतीय विषयों व आकारों में संयोजित किया। इन्होंने जो पद्धति अपनाई वो यूरोप की पद्धति थी और विषय जो थे वो भारतीय थे। उनकी कलाकृतियों में गोंग के समान, गोंग पश्चिम के कलाकार रहे हैं, उत्तर प्रभाववादी कलाकार। गोंग के समान आदिम सरलता, जिस प्रकार से गोंग की कला में आदिम जो कलाकृति होती है और कितनी सरल होती है, वो सरलता व्याप्त है, उसी प्रकार से इनकी कला में भी गोंग जो कलाकार रहे हैं उनके समान आदिम सरलता व्याप्त है। इसी प्रकार से सेजान के समान सरल आकार और गठनशीलता, सेजान जिस प्रकार से आकारों को निर्मित करते थे, सरल और सुगठित आकार, वो अमृता के चित्रों में व्याप्त है। और वानगो की अभिव्यंजना के साथ, वानगो, ये जो मैंने तीनों कलाकार बताए आपको, गोंगो, सेजान और वानगो, ये तीनों ही उत्तर प्रभाववादी चित्रकार है, पश्चिमी चित्रकार है, और इन तीनों की जो कला है उनका प्रभाव अमृता पर पड़ा। ठीक है, तो वानगो की अभिव्यंजना के साथ भारतीय कला के प्रत्येक पक्ष का प्रभाव इनकी कला पर है। तो एक तरह से पूर्व और पश्चिम का मिश्रण इनकी कला में व्याप्त है। वह भारतीय चित्रकला की शैलियों जैसे कि मुगल, राजपूत, अजंता, ये जो मुगल और राजपूत शैलियाँ हैं, ये लघुचित्र शैलियाँ हैं। राजपूत शैली में पहाड़ी, राजस्थानी शैली, और राजस्थानी शैली में विभिन्न प्रकार की उपशैलियाँ जैसे कि जयपुर शैली है और मेवाड़ शैली है, मारवाड़ है जिसमें बीकानेर, जोधपुर, इस प्रकार से शेखावाटी वगैरह, उदयपुर, उनियारा, ये अलग अलग जो क्षेत्रीय शैलियाँ है। इसके साथ अजंता की कला, अजंता अपने जो गुफा चित्र है वहाँ की कला से ये बहुत ही अधिक प्रभावित और प्रेरित हुई थी, जिनके आकार, सौंदर्य, संयोजन व रंग योजना को इन्होंने ग्रहण किया और इन्होंने अपनी निजी शैली विकसित की, जो पारंपरिक अर्थों में तो भारतीय नहीं कही जा सकती, पर उनकी आत्मा मूलतः भारतीय ही है। वे स्वयं लिखती है कि मुझे प्रसन्नता है कि मैंने कला की शिक्षा विदेश से ली, क्योंकि इसी से मैं अजंता, राजपूत व मुगल कलाओं के मूल्य को समझ पाई। क्योंकि ये इस प्रकार की कला, इन जैसे अजंता है, राजपूत है, मुगल, इन कलाओं से ये दूर रही, और जब भारतीय कलाओं को इनको निकट से देखा तो इन सब ने
अमृता को काफ़ी प्रभावित और प्रेरित किया। अमृता के चित्रों में जो रंग विधान है उसका हम अध्ययन करेंगे। इनके चित्रों में लाल पीले रंगों का सशक्त प्रयोग है और अमृता को जो विशेष प्रिय रंग है उनमें है लाल, हरा, कत्थई और गेरुआ रंग। ये रंग अमृता को विशेषतः प्रिय थे। जैसे कि कईयों के फेवरेट रंग होते हैं, किसी का लाल होता है, किसी का नीला। इसी प्रकार से अजंता के भी ये हरा, लाल, कत्थई और गेरुआ ये रंग प्रिय थे। अमृता के रंग गोंग व भारतीय लघु चित्र शैलियों की रंग विपुलता से प्रभावित है और रंग विधान की नवीनता और चमक के आधार पर अमृता का कहना था कि मैं रंगों को पूजती हूँ। ये जो इनका कथन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार जो अपनी परीक्षाएं हैं उनमें भी पूछ लिया जाता है। ये जो कथन है, मैं रंगों को पूजती हूँ, ये अमृता शेरगिल का कथन है। अब हम जानेंगे कि सृजन के प्रति अमृता के क्या विचार थे। उनके विचार, उनका कहना था कि जैसे जैसे मैं चित्रों का सृजन करती हूँ मेरा मन उनमें लीन हो जाता है। मतलब चित्रों का सृजन इतनी गहनता से करते हैं और वो उनमें पूरी तरह से रम जाती है। उनका जो मन है वो पूरी तरह उनमें लीन हो जाता है। फिर आगे उनका कहना है कि अपनी कला के माध्यम से मैं सदैव आंतरिक शांति की खोज करती हूँ। जैसे जैसे मैं नए चित्रों का सृजन करती हूँ मेरा मन उनमें लीन हो जाता है और अपनी कला के माध्यम से मैं सदैव आंतरिक शांति की खोज करती हूँ। ये कथन है अमृता शेरगिल का। मतलब वो जब कला करती है तो उनमें इतनी डूब जाती है कि इनको पता ही नहीं रहता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है और पूरी तरह से एक शांति को वो महसूस करती है। यह अमृता के सृजन के प्रति विचार है। अब हम बात करेंगे अमृता शेरगिल के चित्रों के विषय की। चित्रों के विषय के बारे में अमृता शेरगिल का कहना है कि मेरे चित्र भारतीय विषय और आत्मा में ही प्रवेश नहीं करते बल्कि तकनीक अभिव्यक्ति में और भी अधिक भारतीय आधारभूत होती गई। मैंने कला का ध्येय महसूस किया। जो ध्येय है वो है भारतीय जीवन का चित्रण और विशेषतः गरीब भारत का। अतः अमृता के चित्रों के मूल विषय में भारतीय ग्रामीण, दुखी, दयनीय, विशेषतया गरीब जीवन और उनकी मन स्थितियों का चित्रण अमृता ने अपने चित्रों में किया है। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि इन्होंने भारतीय गरीब जनजीवन को अपने चित्रों में उकेरा है। अब इनके कृतित्व की हम बात करेंगे और इन्होंने जो चित्र बनाए थे उनकी भी हम बात करेंगे। जब अमृता शेरगिल भारत में आए थे, उनका कलापूर्ण जीवन का जब हमने अध्ययन किया था तो उस समय उनका जो कृतित्व है, शिमला में रहते हुए अमृता ने अपने महत्वपूर्ण चित्रों का सृजन किया जिनमें स्थानीय लॉक मॉडल्स, उत्तरी व दक्षिणी दोनों तरफ के ग्राम्य जीवन का चित्रण अमृता ने किया। उनके कृतित्व को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है पेरिस में बनाए गए चित्र, दूसरा है उत्तर प्रदेश के सिसकते जनजीवन के चित्र, तीसरा है पहाड़ी गरीबी वाले चित्र, चौथा है दक्षिण भारतीय मासूम चेहरे वाले चित्र। इस प्रकार से क्षेत्र के हिसाब से इन्होंने अपने कृतित्व को 4 भागों में विभाजित किया है। पेरिस में उत्तर प्रदेश के बनाए चित्र और पहाड़ी क्षेत्र में इन्होंने जो गरीब महिलाएं, पुरुष है उनका चित्रण किया और दक्षिण भारत के मासूम जो चेहरे हैं उनका चित्रण इन्होंने अपनी कला में किया। अब हम बात करेंगे इनके प्रमुख चित्रों की। हालांकि प्रमुख चित्रों को मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी।
कुछ चित्रों के शीर्षक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिनमें प्रमुख है हिलमैन, हिल वुमैन, मदर इंडिया, तीन बहनें, वधु का श्रृंगार, गणेश पूजा, ट्रावनकोर के बालक, नीलवसना, केले बेचने वाले, बाजार जाते दक्षिण भारतीय ग्रामीण, हल्दी पीसती औरतें, ब्रह्मचारी, चारपाई पर विश्राम करती स्त्री, हाथी का स्नान, बालिका वधू और अछूत बालिका इत्यादि शीर्षक चित्र इन्होंने निर्मित किए। आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है मदर इंडिया। भारतीय गरीब जनजीवन चित्रण में यह प्रमुख चित्र है। आप देख सकते हैं कि महिला के साथ में दो बच्चों का चित्रण इसमें किया गया है और इनकी स्थिति जो है वो कितनी दयनीय है, मासूम चेहरे हैं। ठीक ही कहा था अमृता ने, यदि भारत में गरीब ना होते तो मेरे लिए चित्रण के लिए कुछ ना होता। इन्होंने ये जो चित्र बनाया है ये पहाड़ी क्षेत्र में जो गरीब जनजीवन वाले जो लोग हैं जो वहाँ पे गुजर बसर करते हैं वहाँ का चित्रण इसमें किया गया है। शीर्षक है हिल वुमेन, जो पहाड़ी जो औरतें हैं उनका चित्रण इसमें किया है। वुमेन ऑन चारपाई, यह जो चित्र है चारपाई पर विश्राम करती स्त्री का है। आप देख सकते हैं ब्रह्मचारी शीर्षक से यह चित्र इन्होंने निर्मित किया। चित्रों में पूरी तरह से भारतीयता की छाप है। रंग इन्होंने जो तकनीक है वो बाहर की काम ली, लेकिन इनके जो आकार है और इनके जो विषय है वो भारतीय है। वधु का श्रृंगार शीर्षक चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। ये जो भारतीय शादी समारोह के समय में जो वधु का दुल्हन का श्रृंगार समारोह है होता है उसी समय का यह एक चित्र है, उसकी झलक है। हल्दी पीसती औरतें, आप देख सकते हैं कि औरतें किस प्रकार से हल्दी पीसने में रत है। ये भारतीय जनजीवन को दिखाते हैं। इसी प्रकार से एक चित्र शीर्षक जो मैंने बताया था बाजार जाते दक्षिण भारतीय ग्रामीण का यह चित्र है। ये दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जो मैंने चौथे नंबर का जो भाग है जिसमें मैंने बताया था कि दक्षिण भारत के मासूम चेहरे वाले चित्र हैं उनमें ये शामिल है। यह चित्र आप देख सकते हो, तीन बहनें, बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। स्थिति बड़ी ही दयनीय इसमें दिखाई गई है। इस प्रकार से ये कुछ चित्र मैंने आपको दिखाए हैं। आप पता लगा सकते हो कि अमृता का चित्रण विधान कैसा है। अब हम बात करेंगे उनके लेखन कार्य की। अमृता ने समय समय पर लेखन कार्य भी किया, जिसमें आर्ट एंड एप्रिसिएशन, इंडियन आर्ट टुडे एवं ट्रेंड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया, इनके ऊपर इन्होंने अपने विचार भी लिखे। अब बात करते हैं इनकी प्रदर्शनियों की और चित्रों के संग्रह की। 1934 ईस्वी में इन्होंने अपने चित्रों का एक एकल प्रदर्शन इलाहाबाद में किया। इसके अलावा दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद और शिमला में भी कला का प्रदर्शन इन्होंने किया। इन्होंने यहाँ पर कला की प्रदर्शनियाँ आयोजित की थी। इनके चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली व विवान सुंदरम के निजी संग्रह में देखे जा सकते हैं। आज भी मतलब यहाँ पर इनके चित्र हम देख सकते हैं। बात करें इनके अंतिम क्षणों की तो जीवन के अंतिम क्षणों में ये लाहौर में रहने लगे और 5 दिसंबर सन 1941 ईस्वी को एक
दीर्घकालीन अस्वस्थता के कारण मात्र 29 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई। अब आप कल्पना कीजिए कि इतनी कम उम्र की चित्रकार और इसने इतनी अधिक जो ख्याति प्राप्त की है। एक तरह से भारतीय जो कला जगत है उसको एक बहुत ही गहरी क्षति हुई है। इन्होंने भारतीय ग्रामीण दुखी जनता का आंकन कर मौलिक रंगांकन एक तरह से नब्ज की खोज की है। भिखमंगे, ग्रामीण व उनके निजी चित्रों में भारत की जनता की दशा को देखकर उनके हृदय के विषाद भाव को देखा जा सकता है। उनके प्रयासों को पुनर्जीवन आंदोलन के नाम से भी पुकारा जाता है। इस प्रकार से अजंता का जो भारतीय कला में योगदान रहा है वह अद्वितीय रहा है। अगले भाग में हम अन्य किसी भारतीय चित्रकार का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।